हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिटिकल फिनोमेना, या फिर जिसको आपके बुक में लिखा हुआ होगा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन को लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं गैस को। उसमें भी स्पेसिफिकली हमें थॉमस एंड्रयू नामक साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर, उसका आइसोथर्म हमें स्टडी करना है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्रिटिकल फेनोमेनॉन भी बोलते हैं। अब थॉमस एंड्रयूज ने 1869 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर स्टडी की और देखा कि कौन से टेम्परेचर और कौन से प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिक्विड बना सकते हैं। हमें पता है सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट पर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड को गर्म करो, लिक्विड बनेगा। गैस को ठंडा करो तो लिक्विड बनेगा। तो गैस को लिक्विड बनाने के लिए सबसे पहले हमें तापमान कम करना होगा, टेम्परेचर कम करना होगा। दूसरा, हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, तब जाके गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तापमान कम करो, प्रेशर बढ़ाओ। उसमें भी टेम्परेचर का कम करना ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रेशर को बढ़ाना। हम बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर, लेकिन टेम्परेचर अगर कम नहीं करेंगे तो उतनी जल्दी वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो टेम्परेचर का कम करना मतलब कूल करना। गैस को कूल करो, लिक्विड बनेगी। गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, गैस का लिक्विड बनेगा। यही आज हमें देखना है। द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड, क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ओके। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के हिसाब से बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम -8 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम के प्रेशर पे भी इसको लिक्विड बना सकते हैं। लिक्विड SO2 बन जाएगा। वही सल्फर डाइऑक्साइड को हम 20 डिग्री सेल्सियस पे भी 3.24 प्रेशर, एटीएम प्रेशर, यहां पर देखिए -8 डिग्री से 20 डिग्री पर लिक्विड बनाया जा रहा है। 20 डिग्री पर लिक्विड बनाया जा रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगा। कम टेम्परेचर पे, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड बन जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तब जाके हमको लिक्विड SO2 मिलेगा। अब जैसा लिक्विड SO2 का है तो सेम टेम्परेचर पे भी बाकी की गैसेस भी लिक्विड बनेंगी क्या? नहीं बनती। हर गैस में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग। तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के लिए ठंडा करने के लिए टेम्परेचर अलग अलग, मतलब लिक्विड बनाने के लिए, गैस का लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर अलग अलग, और ज्यादा टेम्परेचर पे गैस बनाने के लिए प्रेशर भी अलग अलग लगेगा। इसी फिनोमिनन को कहते हैं क्रिटिकल फिनोमिनन। पहले इसको सेव कर लेंगे, इसके तुरंत बाद हम देखेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो थॉमस एंड्रयू ने जो एक्सपेरिमेंट स्टडी किया, ओके, और जो आइसोथर्म स्टडी किए वो स्टडी करेंगे।
उससे पहले इसको सेव करेंगे। हो गया? चलिए, अब थॉमस एंड्रयूज ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके बेसिस पे एड्सॉर्प्शन बोलता हूं, आइसोथर्म प्लॉट किए। आइसोथर्म का मतलब होता है इसमें, आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब हीट या फिर टेम्परेचर, सेम हीट पे या सेम टेम्परेचर पे। अब जिन्होंने ऑलरेडी ये डायग्राम स्टडी की होगी या नहीं भी की होगी तो आपको पता है कि यहां पर टेम्परेचर अलग अलग होता है। एक जगह 13.1 डिग्री सेल्सियस है, एक जगह 21.5 डिग्री सेल्सियस है, एक जगह 31.1 डिग्री सेल्सियस है, 31.2 डिग्री सेल्सियस भी है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब जहां तापमान बदल रहा है तो वहां आइसोथर्म शब्द क्यों इस्तेमाल किया? उस तापमान पे अगर पहला टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो उस तापमान पे प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का CO2 का वॉल्यूम, CO2 के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। प्रेशर यहां पे CO2 का नहीं लिया जाएगा, प्रेशर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाएगा। उस टेम्परेचर पे गैस का या लिक्विड का कितना वॉल्यूम है, दूसरे टेम्परेचर पे कितना है, तीसरे टेम्परेचर पे, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे अभी बताते चलूंगा आपको समझ में आता जाएगा। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखा गया। अब इस डायग्राम में कंसीडर अ कर्व ABCD, दो कर्व्स है। पहले ये पॉइंट्स कंसीडर कीजिए, A, B, C और D वाला पॉइंट ये यहां पर है, ये वाला हो गया इधर ABCD। फिर दूसरी कर्व भी है EFGH और फिर एक और कर्व जाएगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले ABCD कर्व देखेंगे। इस पॉइंट में A मतलब है गैसियस CO2, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कर्व BC है, ये B से लेकर C तक, यहां पर गैस एंड लिक्विड CO2 दोनों भी है। और पॉइंट D जो है वो लिक्विड CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसा कि मैंने इस स्लाइड में बताया था, -8 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाला 1 ATM पे भी हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। लेकिन अगर तापमान बढ़ाएंगे तो हमको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड बना सके। तो क्या कोई ऐसा टेम्परेचर रहेगा जिसके ऊपर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें तो क्या हम उस गैस को उस टेम्परेचर पे लिक्विड बना सकते हैं? वही हमें देखना है। तो हर गैस के लिए, हर गैस हर टेम्परेचर पे, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चलेंगे, हर टेम्परेचर पे हम कितना भी प्रेशर लगाए उसका लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम 13.1 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बना सकते हैं। 21.5 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बनाया जा सकता है इतने प्रेशर पे, 60 ATM समथिंग। 31.1 डिग्री सेल्सियस, कुछ किताबों में 31.1 डिग्री सेल्सियस की जगह 30.98 डिग्री सेल्सियस भी दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होंगे, 30.98 डिग्री सेल्सियस मतलब लगभग 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, और कुछ बुक्स में 31.1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। मैंने 31.1 डिग्री सेल्सियस वाला पकड़ा है। अब CBSE में, NCERT में आपको 30.98 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, लेकिन हायर क्लासेस की कुछ किताबें हैं जहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है उसकी स्टडी करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पर हम गैस का लिक्विड बनाया जा सकता है
प्रेशर अप्लाई करके, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर का, यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 31.1 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री के ऊपर क्या आएगा, 31.2 डिग्री सेल्सियस। 31.2 डिग्री सेल्सियस पे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस का तापमान इतना है, हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस नजदीक आएगी लेकिन गैस का लिक्विड नहीं बनेगा। तो सॉरी, द मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड हाउसोएवर हाई द प्रेशर इज, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, उस टेम्परेचर पे नहीं, उस टेम्परेचर के ऊपर हम गैस को कभी भी लिक्विड नहीं बना सकते, कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 31.1 डिग्री सेल्सियस। यहां पर देखिए टीसी लिखा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर ये जो कर्व है ABCD, ए रिप्रेजेंट कर रहा है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, बी रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट पे समथिंग 50 डिग्री, 49 स्पेसिफिकली स्पीकिंग 49.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे लिक्विड बनना शुरू होता है, कौन से तापमान पे, 13.1 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान पे। फिर प्रेशर बढ़ाएंगे तो B से C वॉल्यूम कम होता है, और किसका वॉल्यूम, तो गैस और लिक्विड दोनों का। ये जो पॉइंट B है, यहां पर पहली बार लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बना है। फिर दोनों का वॉल्यूम कम होगा और पॉइंट C पे, B से लेकर C तक दोनों फेज, मतलब दोनों अवस्थाएं रहेंगी, गैस की अवस्था एज वेल एज लिक्विड की अवस्था। और पॉइंट D जो है, पॉइंट D पर सिर्फ लिक्विड अवस्था रहेगी। कंसीडर कर्व ABCD एट 13.1 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। फिर एक दूसरी कर्व है, अ कर्व, कौन सी, EFGH, EFGH कर्व, EFGH। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखेंगे, एट कितना, 21.5 डिग्री सेल्सियस। ये वाली कर्व इस तापमान पे 21.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एट E ओनली gaseous CO2 is present. इधर साइड वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और इधर साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जा रहा है। वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है, हमें पता है गैस का लिक्विड बनाने के लिए वॉल्यूम कम करना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। फिर ई पॉइंट पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, अब यहां ई पॉइंट पे प्रेशर है इतना, होगा समथिंग 25 एटीएम ये ई पॉइंट पे, उतने तापमान पे। फिर जैसे ही उसका तापमान इधर 60, 61, 62 तक जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तब वो पॉइंट एफ पर आ जाएगा। ये पॉइंट एफ जो है, यहां पर पहली बार हमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा। तो the points FG
both liquid carbon dioxide and gas carbon dioxide are present. ओके जैसे BC कर्व में लिक्विड और गैस कार्बन डाइऑक्साइड थे, ये जो पॉइंट है FG लाइन, FG में भी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। प्रेशर और बढ़ाएंगे, ओके प्रेशर और बढ़ाएंगे यहां 80 डिग्री तक, 80 डिग्री बोल रहा हूं, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 80, तब हमको पॉइंट मिलेगा H। H जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एट दिस टेम्परेचर। H मीन्स लिक्विड CO2 एट दिस टेम्परेचर, कितना 21.5 डिग्री सेल्सियस। H लिक्विड CO2 एट 21.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो कर्व हमने स्टडी की। फिर एक तीसरी कर्व देखिए, E, उसको नाम दे देंगे हम जे ई और ये पॉइंट रहेगा समथिंग के। ओके एक और कर्व कंसीडर करेंगे जे ई के। जे ई के, ओके ये जे ई के जो कर्व है वो है 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो 31.1 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जहां 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो पहली बार हमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा। इस तापमान पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। इस तापमान के ऊपर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, ऊपर का पिस्टन नीचे लेकर आए, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर अबव विच gases cannot be converted into liquid howsoever high the pressure may be। उस तापमान के ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करें गैस का लिक्विड नहीं बन सकता। उस तापमान को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। सेव करेंगे, फिर मैं डेफिनेशन लिखा कर दूंगा। ये ग्राफ अगर आप प्लॉट कर लेते हैं अपनी नोटबुक में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको जान पर आ रहा है तो एटलीस्ट आपको कर्व्स ध्यान में रहनी चाहिए, कौन सी कर्व कितने टेम्परेचर पे है। खत्म। सेव करेंगे इसको। हो गया, कर लिया सेव। चलिए अब इसी डायग्राम पे आपको एक दो चीजें और बतानी है। Continuity of a state, ये एक पॉइंट। और हाँ, जो भी कर्व आप स्टडी करेंगे ए बी सी डी, तो ABCD कर्व में A से लेकर B तक वॉल्यूम कम हुआ, किसका? गैस का। B पे लिक्विड बनना शुरू हुआ, B से C तक लिक्विड बनता चला गया,
C से डायरेक्टली D तक, D में 100% लिक्विड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड कर्व की बात कर रहे हैं। तो दूसरी कर्व EFGH, E पे और ये EFGH कौन से टेम्परेचर पे है? 21.5 डिग्री सेल्सियस पे EFGH। E पे गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। F पे पहली बार लिक्विड बना, उतने प्रेशर पे 60 या 61 ATM प्रेशर पे पहली बार लिक्विड बना। F पे लिक्विड बना, F से G तक फिर से वॉल्यूम कम हुआ, फिर G से लेकर H तक, H में 100% लिक्विड बन गया। तो E से लेकर F तक, F से लेकर G तक, G से लेकर H तक वॉल्यूम कम कम होते जा रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स है, ये दो कर्व्स हमने देख ली। हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब BC और FG। यहां देखिए लेंथ में थोड़ा सा फर्क है। कम टेम्परेचर पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल मतलब सीधी वाली और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लेटी हुई। तो हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट्स है, लाइंस है, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल एरिया ज्यादा है, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल एरिया कम है। मतलब हायर टेम्परेचर पे प्रेशर भी ज्यादा लगता है, लेकिन जो ये एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है B से C, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? गैस और लिक्विड CO2। F से G तक गैस और लिक्विड दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां गैसियस और लिक्विड CO2 ज्यादा अंतर में है, यहां कम अंतर में रहता है। अब जो भी कर्व सॉरी, ये जो डोम एरिया दिख रहा होगा आपको, डोम एरिया जो दिख रहा है यहां, उसमें एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला डोम एरिया J C G E F B I, ये एक डोम शेप एरिया दिख रहा है। इस डोम शेप एरिया के नीचे यहां से शुरू हुआ ये V3 से लेकर तो ये V1 पकड़ लीजिए, या जो भी है यहां पर A पॉइंट, ये जो डोम वाला एरिया है I तक के, V3 से लेकर तो I तक, इस डोम के नीचे लिक्विड CO2 और गैस CO2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही लिक्विड CO2 बनना शुरू होता है तो गैसियस CO2 एग्जैक्ट गैस में ना रहते हुए वेपर अवस्था में रहता है। बताने का मतलब डोम के अंदर या तो लिक्विड अवस्था का कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वेपर अवस्था का कार्बन डाइऑक्साइड है। वेपर्स जो होते हैं, गैसियस अवस्था और वेपर अवस्था में थोड़ा सा अंतर है। वेपर्स में थोड़े ज्यादा पार्टिकल्स रहते हैं और गैस में कैसे पार्टिकल्स एकदम दूर दूर, 2-3 मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक के अगर घूम रहे हैं तो हो जाएंगे वेपर्स। वेपर्स ज्यादा डेंस रहते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ गैस, और वेपर्स के कंपैरिजन में लिक्विड और भी ज्यादा डेंस रहेगा। फिर जो कर्व इस डोम को छूकर जा रही है, कौन सी? ABCD। अब ये ABCD B से तो डोम के अंदर ही घुस गई, B और C। फिर EFGH में F जैसे ही आया, F मतलब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, F से लेकर G तक प्रोसेस शुरू है, G से डायरेक्ट H में आया, H में 100% कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड वाला। तो जो भी कर्व इस डोम को छूकर जा रही है, डोम के लेफ्ट साइड में उस कर्व के जितने भी पॉइंट्स है वो सब गैस की अवस्था में है। A गैस की अवस्था में है, E गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, J गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, JE, हाँ JEK वाली जो थी, ओके। A, E, J ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये डोम के अंडर वाला जो पोर्शन है वो तो बताया मैंने, गैस और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। डोम के इधर साइड जो निकल रही है कर्व्स, डोम के अंदर से होते हुए जो कर्व्स इधर निकल रही है, जैसे CD, GH, EK,
ई से लेकर तो के तक, ये जे ई के, तो ये जे आप देख रहे होंगे, जे वाली जो कर्व है यहाँ ई पॉइंट पे डोम के अंदर से होते हुए निकल रही है। डोम के लेफ्ट साइड के पॉइंट्स गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोम के अंदर के पॉइंट्स गैस और लिक्विड दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोम के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स सिर्फ लिक्विड अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी ऑफ अ स्टेट है, इसका मतलब ये है कि जिस टेम्परेचर पे भी कर्व शुरू हो रही है, ओके, डोम के अंदर अंडर द डोम एरिया GC not more than one phase is present, not more than one phase is present। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पर गैसियस अवस्था का CO2 ना होते हुए वेपर अवस्था का CO2 है। तो आइसोथर्म पॉइंट के नीचे, डोम के नीचे जितना भी गैसियस अवस्था का कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको वेपर अवस्था का कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाएगा। The CO2 present in below the critical temperature is called CO2 vapor। They are called CO2 vapors। ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था, क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबाव विच द गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड हाउसोएवर हाई द प्रेशर इज, दैट टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर लगता है लिक्विड बनाने के लिए, उस प्रेशर को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, और जितना वॉल्यूम रहता है उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, चलिए पहले क्रिटिकल टेम्परेचर। आपके स्क्रीन पर एक टेबल बना हुआ होगा। सब्सटेंस बोले तो यहां पर गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। उनका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम दिया है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied howsoever high the pressure may be। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? 31.1 डिग्री। 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 32.2 डिग्री सेल्सियस की कर्व देखिए, ब्राउन कलर की, डोम को छूकर ही नहीं निकल रही है, डायरेक्ट ऊपर से निकल रही है। उस टेम्परेचर के अबाव 31.1 डिग्री सेल्सियस के अबाव वाले टेम्परेचर पे कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, गैस का लिक्विड नहीं बन सकता। द टेम्परेचर अबाव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउसएवर हाई द प्रेशर मे बी, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। किसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर? द मिनिमम प्रेशर
minimum pressure required to liquefy a gas at critical temperature that pressure is called critical pressure. क्रिटिकल प्रेशर. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल प्रेशर कितना है? यहां पर दिया होगा 73.9 बोला है. ओके, यहां पर हमने कर्व में 73 बोला है. वैसे एक्चुअली देखा जाए तो 72.9 होता है 73 की रेंज में, या 73.9 दिया होगा. अलग अलग बुक में आपको थोड़ा अलग अलग पॉइंट में फर्क मिलेगा. तो फिर किसको बोलेंगे हम क्रिटिकल वॉल्यूम? उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल वॉल्यूम. क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure. क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम रहेगा गैस का, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम. क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure. What is critical temperature? The temperature above which gas cannot be liquefied, howsoever high the pressure may be. क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल प्रेशर मतलब द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर लगेगा गैस को लिक्विड बनाने के लिए, उस प्रेशर को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर. और 1 mole of the gas, the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure, that volume is called critical volume. सेव करेंगे, टेबल को भी अपने नोटबुक में लिखेंगे. ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब यहां पर हमारा गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन खत्म होता है. अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट. तो सॉलिड में हमें पता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम. गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम. लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है. दोनों, हर लिक्विड में किसी में आईएमएफ ज़्यादा रहेगा, किसी में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, लेकिन दोनों भी चीज़ें रहती हैं. सॉलिड में सॉलिड्स हैव fixed shape and fixed volume. बाइफर्गेशन कर देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा. लिक्विड्स में liquids have fixed volume, but they मतलब liquids, they do not have fixed shape. ये सब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ होगा, बहुत लोग को बचपन का याद आ रहा होगा. इन gases neither have fixed volume nor
फिक्स्ड शेप। गैसेस में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। सॉलिड में वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स्ड है। लिक्विड में शेप ऑफ लिक्विड इज द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा जाएगा वही उसका आकार होता है। अब लिक्विड्स की स्टडी हम सॉलिड के कंपैरिजन में करें या गैस के कंपैरिजन में करें, क्योंकि लिक्विड स्टेट तो दोनों के बीच की अवस्था है ना, दोनों के बीच की इंटरमीडिएट अवस्था है। सॉलिड में पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं बदलते, ये पार्टिकल यहां पर है तो यहीं पर अपनी जगह पे फिक्स है। लिक्विड में पार्टिकल्स अपनी जगह बदल सकते हैं। एक ग्लास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, तो लिक्विड में डूबा हुआ जो लिक्विड का ही पार्टिकल है उसे कहा जाता है बल्क का पार्टिकल, और लिक्विड का जो पार्टिकल जो ऊपर हवा के कांटेक्ट में है उसे कहा जाता है सरफेस का पार्टिकल। तो बल्क का पार्टिकल सरफेस पे आ सकता है, सरफेस का पार्टिकल बल्क में जा सकता है। सरफेस का पार्टिकल लिक्विड अवस्था छोड़कर गैस की अवस्था में भी जा सकता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, जो अभी आएगा इसी लेक्चर। गैसेस में पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स्ड। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। सिमिलरली लिक्विड के भी पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते, उनकी भी खुद की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और लिक्विड के पार्टिकल्स अंदर के अंदर लिक्विड में घूमना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर खाली जगह होती है। गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में ढेर सारी खाली जगह होती है, लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में कम खाली जगह होती है, लेकिन खाली जगह होती है। ये पार्टिकल अपनी जगह से इधर आ जाएगा तो यहाँ खाली जगह बन जाएगी, ये इधर आ जाएगा, दूसरा उधर चले जाएगा। इसलिए पानी का सरफेस भी कभी ऐसा स्ट्रेट थोड़ी रहता, हमेशा उसमें मोशन होते रहती है, उसमें लहरें उठते रहती है। वो सरफेस की बात हो गई। जो बल्क में, मतलब पानी के अंदर ही पानी का जो डूबा हुआ मॉलिक्यूल है वो भी अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहता। ठीक है, फिर हम गैसेस के कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कंपैरेटिव टू दैट ऑफ गैसेस। जैसे मैंने अभी बताया था, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की स्टडी करेंगे, गैस के कंपैरिजन में, तो गैस के कंपैरिजन में हम लिक्विड की स्टडी करते हैं। लिक्विड को हम ये कंसीडर करते हैं कि वो बहुत डेंस गैस है। लिक्विड इज कंसिडर्ड एज अ डेंस गैस। तो लिक्विड में पार्शियल ऑर्डर है, पार्शियल डिसऑर्डर है, इसीलिए लिक्विड की स्टडी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। पार्शियल ऑर्डर एंड पार्शियल disorder makes the study of liquids more complicated. ओके, चलिए इसको सेव कर लेंगे, फिर दो चार फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे गैसेस की। सेव करेंगे प्लीज। हो गया, चलिए अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कॉम्प्रेसिबिलिटी। पहले देखते हैं डेंसिटी। यार हाँ, हम जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं वो गैसेस के कंपैरिजन में देखेंगे। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड
is more than its gaseous form. ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, गैस की डेंसिटी कम। लिक्विड्स किसी भी सब्सटेंस के, मतलब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड अवस्था का या फिर गैस की अवस्था का, लिक्विड डेंसिटी इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन गैसेस। गैस के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी 1000 गुना ज्यादा रहती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी जैसे एक कंटेनर है मान लीजिए, उस कंटेनर में हमने पहले गैस भरी हुई है और इसको हम बोलेंगे पिस्टन। ऊपर की छत जिसको हम कंसिडर करेंगे पिस्टन। मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं, ऊपर की छत ऊपर अपनी जगह बदल सकती है। जगह बदल सकती है मतलब ऊपर की छत नीचे भी आ सकती है, ऊपर की छत उससे भी ऊपर जा सकती है। बाकी की जो साइड्स है, नीचे की, आजू की, बाजू की, सामने की, पीछे की, वो अपनी जगह पर फिक्स है। और जो साइड, एक साइड जो अपनी जगह बदल सकती है, उसे कहा जाता है पिस्टन। यहां पर गैस के पार्टिकल्स भरे हुए या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स कंसिडर कीजिए, गैस के पकड़ लीजिए, पिस्टन को नीचे लाएंगे तो क्या होगा? पिस्टन नीचे आने के बाद गैस के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। मतलब गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल। तो क्या, जैसे हम बाहरी प्रेशर लगाने से गैस का वॉल्यूम कम कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो क्या हम लिक्विड्स को भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स आर वेरी लेस कॉम्प्रेसिबल, बहुत कम कॉम्प्रेस होते हैं। एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ गैसेस। गैसेस को हम ज्यादा प्रेशर लगा के ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड्स को हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं। ढेर सारा प्रेशर लगेगा लेकिन जो वॉल्यूम लिक्विड्स का कम होगा वो बहुत ही कम होगा। इसीलिए लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ गैसेस। फिर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब सरल भाषा में फैलने की टेंडेंसी। गैसेस के पार्टिकल्स एक जगह नहीं रुकते, फैलने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विड के भी पार्टिकल्स, अगर एक गिलास पानी नीचे गिरा दिया जाए तो वहीं पे थोड़ी रहेंगे जहां पर वो गिरे हैं, वो भी फैलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लो एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ गैसेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज वेरी स्लो as compared to the rate of diffusion of gases. अब एक चीज इसमें एक और कंसीडर करने वाली है कि गैसेस सभी डायरेक्शन में फैलते हैं, लेकिन लिक्विड जरूरी थोड़ी है सभी डायरेक्शन में फैलेगा। लिक्विड उतने ही पोर्शन में फैल सकता है जहां उसको बेस हो। बेस मतलब नीचे का सरफेस हो जिसके ऊपर वो फैल सके। अदरवाइज लिक्विड्स चारों डायरेक्शन में नहीं फैल सकता, वो सिर्फ एक ही, मतलब 3 डायमेंशन में ही फैल सकता है। एक ग्लास पानी नीचे जब गिरेगा तो अपने जितना हो सके नीचे का सरफेस पकड़ेगा जहां पर वो स्टैंड कर सकता है, ऊपर हवा में एक्सपांड करने की कोशिश नहीं करता। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फिर एक और प्रोसेस है, कौन सी? जो प्रॉपर लिक्विड की है, जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन इवेपोरेशन स्टडी करने के पहले हमें वेपराइजेशन स्टडी करना होगा। व्हाट इज वेपराइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स
वेपर्स को ही हम क्या बोलेंगे, गैस। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लेकिन कब? एट मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर का लिक्विड, वाटर का गैस बन रहा है, वाटर तो लिक्विड अवस्था में, वाटर का वाटर वेपर बन रहा है, 100 डिग्री पे बन रहा है, तो उसको बोला जाएगा वेपराइजेशन। लेकिन 100 डिग्री के नीचे अगर पानी का भाप बन रहा है, 100 डिग्री के नीचे कोई भी टेम्परेचर 99, 98, 95, 90, 80 या सबसे बेस्ट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड का गैस बन रहा है तो उसको बोला जाता है इवैपोरेशन। मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड का गैस बनना वेपराइजेशन, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का गैस बनना वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट के कम तापमान पे लिक्विड का गैस बनना इवैपोरेशन। तो यहां लिखता हूं इसको, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट या फिर बेहतर हम लिखेंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का अगर गैस बन रहा है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इवैपोरेशन। ये बहुत सरल है लेकिन बहुत काम का है। हाँ, जैसे अगर ये हमें समझना है तो कपड़े सूखने का एग्जाम्पल, गीले कपड़े सूखने का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इवैपोरेशन स्टडी करने के लिए। लिक्विड का गैस कब बनता है? मतलब वाटर का, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके ऊपर आप पानी को कितनी भी हीट सप्लाई करो, पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर पानी का कितना जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री पे लिक्विड का, मतलब वाटर का वाटर वेपर हो रहा है, प्रोसेस का नाम वेपराइजेशन। 100 डिग्री के पहले या रूम टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे लिक्विड का जो गैस बनना रहेगा उसे बोला जाएगा इवैपोरेशन। तो गीले कपड़े सूखने के लिए हम कभी गीले कपड़ों को सिगड़ी के ऊपर जलाने के लिए नहीं रखते। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़ा गीला है, बाल्टी से निकाला, भरी हुई पानी की बाल्टी से कपड़ा बाहर निकाला, उसको निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं? कपड़े सुखाने के लिए रख देते हैं। कुछ घंटों बाद कपड़ा सूख जाता है। इसका मतलब पानी वहां से दो तरीके से निकला। जैसे हम गीला कपड़ा रस्सी पे सुखाते हैं, कुछ पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं और जब उसमें से अच्छे कंसिडरेबल अमाउंट में पानी निकल गया, फिर बूंदें गिरना, नीचे गिरना बंद हो जाता है, लेकिन वो पानी की भाप बन के एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। तो कौन से फैक्टर रहते हैं कि जिसकी वजह से इवैपोरेशन की प्रोसेस ज्यादा जल्दी होती है? वो फैक्टर स्टडी करेंगे। पहले इसको सेव करेंगे। कर लिया सेव। चलिए अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवैपोरेशन। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, प्रोसेस का नाम इवैपोरेशन। 4 फैक्टर्स रहते हैं।
पहला टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर results in increase of rate of evaporation। तापमान ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, इसीलिए गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ ठंडी के दिनों में। सर्दी के सीजन में कपड़े सूखने को टाइम लगता है, गर्मी के सीजन में ज्यादा तापमान रहता है, 1-1.5 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। तो वो कपड़ों में से पानी का निकलना, वाटर ड्रॉप्स का निकलना, वो निकल रहे तो कहां, एटमॉस्फेयर में, नीचे बूंदे गिर रही है वो नहीं, जो कपड़ों को छोड़कर निकल रहा है पानी, उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। टेम्परेचर ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस of attraction। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम, इवेपोरेशन ज्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर लेस IMF, मोर इवेपोरेशन। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर हम स्टडी करें 3 सब्सटेंसेस का या 3 लिक्विड्स का, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, ईथर जल्दी उड़ता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इथाइल अल्कोहल एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ईथर का ज्यादा, इथाइल अल्कोहल का उससे कम, वाटर का उससे कम। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो पैटर्न रहेगा, वाटर में IMF ज्यादा कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में IMF ज्यादा कंपेयर टू दैट ऑफ ईथर। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन यहां, तो स्ट्रेंथ ऑफ IMF वो कैसे रहेंगे, ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर। IMF ज्यादा, इवेपोरेशन की स्पीड कम। फिर तीसरा रहेगा सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। किसी भी चीज को चिपकने के लिए जो एरिया अवेलेबल रहता है, उस एरिया को बोला जाता है सरफेस एरिया। जैसे अब यहां जहां डिजिटल पैनल मेरा लगा हुआ है, यहां पर आई होप आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, तो जिस पोर्शन को मैं हाथ लगा सकता हूं, जिस पोर्शन को मैं यहां पर भी हाथ लगा सकता हूं, उसे हम कहेंगे सरफेस एरिया। तो इमेजिन कीजिए आप जिस भी रूम में बैठे होंगे, वहां की एक दीवार पकड़ लीजिए, और दीवार सिर्फ नीचे से जमीन पे अटैच्ड है, बाकी चारों साइड से दीवार खुली हुई है। तो दीवार को कितने साइड से हम पेंट मार सकते हैं, 1, 2, 3, 4, और ऊपर का जो पोर्शन रहेगा 5। नीचे पेंट नहीं मार सकते क्योंकि वो नीचे का पोर्शन जमीन को चिपका हुआ है, तो 5 पोर्शन को हम पेंट लगा सकते हैं। फिर वो दीवार को आधा ऐसा तोड़ दीजिए, तो फिर 6, 7, फिर और वो 2 दीवार को और तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 7, 8, 9, 10। तो जितना पोर्शन पेंट के चिपकने के लिए अवेलेबल रहता है, या किसी भी चीज के चिपकने के लिए अवेलेबल रहता है, उसको बोला जाता है सरफेस एरिया। अब
किसी भी टी शर्ट को, गीली टी शर्ट को पानी से निकालेंगे तो उसको जब हम फोल्ड करते हैं, तो जब फोल्ड करते हैं उसको निचोड़ते तो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वो नीचे गिरने वाला पानी लिक्विड अवस्था में ही निकलता है। उसको हमने स्क्वीज कर लिया, फिर क्या करते हैं, मम्मी को आपने देखा होगा टी शर्ट को झटकती है और फिर सूखने के लिए डाल देते हैं। तो जितना एरिया उस टी शर्ट को पेंट मारने के लिए अवेलेबल है, उस एरिया को हम बोलेंगे सरफेस एरिया। जब हमने टी शर्ट को फोल्ड किया, जितना हम उसे स्क्वीज करेंगे सरफेस एरिया घटेगा, जितना हम उसको अनफोल्ड करेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा। किसी भी चीज का फोल्ड होना, सरफेस एरिया कम होना, किसी भी चीज का अनफोल्ड होना, सरफेस एरिया बढ़ना। सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा। सरफेस एरिया कम, इवेपोरेशन की स्पीड भी कम। जैसे अभी जो टी शर्ट का एग्जांपल दिया, टी शर्ट को निचोड़ने के बाद में वैसा ही रख दीजिए दीवार के ऊपर, वो टी शर्ट सूखेगी क्या? बहुत टाइम लगेगा टी शर्ट सूखने को, लेकिन जैसे ही हम उसको अनफोल्ड करेंगे, ऐसा झटकेंगे, सूखने के लिए डाल देंगे, टी शर्ट उतना जल्दी सूखेगी। दूसरा एग्जांपल, एक गिलास पानी और उतनी ही क्वांटिटी का पानी आप जमीन पर डाल दीजिए, कौन सा पानी पहले इवेपोरेट होगा? जो जमीन पर पड़ा हुआ पानी है, हो सकता है वो एक दिन में 24 घंटे में वो इवेपोरेट हो जाए। ग्लास के पानी को इवेपोरेट होने के लिए महीने भर से ज्यादा लगेगा। एग्जैक्ट कितना मैं नहीं बता सकता, डिपेंड करेगा कौन सा सीजन चल रहा है। तो जो पानी का सरफेस था ग्लास में, जितना ग्लास का जो मतलब वो सर्कुलर जो सर्कल है ग्लास का, उतना सरफेस एरिया, और जब वही पानी जब हम जमीन पे डाल देंगे तो जमीन पे पानी फैलता है, वहां उसका सरफेस एरिया ज्यादा। तो द एरिया एक्सपोज टू द एयर और द एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। ओके, चिपकने के लिए जो एरिया अवेलेबल रहता है उसको भी बोलते हैं सरफेस एरिया। एरिया जो हवा के कांटेक्ट में है उसे भी हम कहेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, तो मोर द सरफेस एरिया, more will be the rate of evaporation। यहां हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, वेपराइजेशन की बात नहीं कर रहे। सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन की स्पीड भी ज्यादा। फिर एक और फैक्टर बचता है ह्यूमिडिटी, उसको लिखेंगे, पहले इसको सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, कर लिया सेव। चलिए अब चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air is called as humidity. The amount of water vapor present in the air, it is called as humidity. हवा में भाप की अवस्था का पानी कितना है? हवा में भाप की अवस्था का पानी मतलब ही ह्यूमिडिटी। मोर द ह्यूमिडिटी, लेस will be the rate of evaporation. Less will be the rate of evaporation. बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। बारिश के मौसम में
हवा में भाप की अवस्था का पानी ज़्यादा होता है। इसीलिए बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो कपड़ों में जो चिपका हुआ पानी है वो जल्दी निकलने को नहीं देखता। लेकिन गर्मी के सीजन में ह्यूमिडिटी कम रहती है, और ह्यूमिडिटी अगर रही भी तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। पांचवा रहता है विंड। जिस दिन गर्मी के सीजन में जितनी ज़्यादा हवा बहेगी, इवेपोरेशन का स्पीड भी ज़्यादा। उसको सिंपल लिखते हैं, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जिस दिन हवा ज़्यादा चलेगी उसमें उस दिन क्या कहते हैं, इवेपोरेशन भी ज़्यादा रहेगा। ये आपने ये वाला पॉइंट 9th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा। फिर ये हो गया। और इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में सरफेस और अंदर है नीचे लिक्विड भरा हुआ, राइट। तो अगर ये पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ नीचे डूबे हुए रहेंगे पानी के, और कुछ पार्टिकल्स जो यहाँ सरफेस पे रहेंगे। सरफेस वाले दो लोगों के कांटेक्ट में है, नीचे अपने जैसों के कांटेक्ट में है और ऊपर हवा के कांटेक्ट में है। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो सरफेस से होगी। अगर बल्क का भी मॉलिक्यूल, नीचे डूबा हुआ जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें कहा जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं उन्हें कहा जाएगा बल्क मॉलिक्यूल्स। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स जो हवा के कांटेक्ट में है ऊपर, उन्हें कहा जाएगा सरफेस मॉलिक्यूल। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स, तो सरफेस मॉलिक्यूल उड़ेगा या बल्क का? बल्क का भी मॉलिक्यूल जब तक वो सरफेस पे ना आए तब तक इवेपोरेट हो नहीं सकता। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज सरफेस प्रोसेस या सरफेस फिनोमेना। फिर प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन अगर होगा तो आपको थोड़ा ठंडा इफेक्ट लगेगा। ऐसा क्यों? कभी भी अब अगर गर्मी के सीजन में भी आप नदी के किनारे अगर जाते हैं या किसी बड़े तालाब के किनारे अगर आप जाएंगे, आपको गर्मी थोड़ी कम फील होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए ये कोई तालाब का सरफेस है, बहुत बड़ा कंटेनर नहीं, तालाब ही है। तालाब अगर है तो इसको हटा दो, बाउंड्री नहीं होनी चाहिए वहां पे। तो हवा जो है वो टकराएगी। तो हवा सरफेस से जब टकराएगी तो हवा की कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी सरफेस के पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो जाएगी। और गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिनों में उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तापमान ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो एनवायरमेंट में या सराउंडिंग में एस्केप कर जाता है, भाग जाता है। लिक्विड अवस्था छोड़ के एटमॉस्फेयर में गैस की अवस्था में या वेपर की अवस्था में चला जाता है। जब गैस यहां पे टकराएगी, मतलब हवा जब टकराएगी, तो हवा अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी सरफेस के पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर देगी। काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी तो लिक्विड अवस्था से निकलने में मदद हो जाएगी। अब बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर ये लोग भी तो एब्जॉर्ब करेंगे। बाहर का टेम्परेचर खुद लेंगे, खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, लिक्विड अवस्था से भाप की अवस्था में भागने में मदद हो जाएगी। तो टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है? बाहर से यहां जा रहा है। बाहर की गर्मी यहां जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर की गर्मी अगर यहां जाएगी तो बाहर की गर्मी
कम होगी। अगर मैं आपको मेरी जेब से 100 रुपए दूंगा तो मेरी जेब में 100 के 200 रुपए थोड़ी हो जाएंगे। मेरी जेब से 100 रुपए दूंगा मतलब मेरी जेब से 100 रुपए कम हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर से हीट एनर्जी लेंगे तो बाहर की हीट एनर्जी कम, बाहर की हीट एनर्जी कम मतलब ही कूलिंग इफेक्ट। इसीलिए नदी के किनारे या तालाब के किनारे अगर आप गर्मी के दिनों में भी जाएंगे तो आपको थोड़ी कम गर्मी महसूस होगी, उसी को हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। कम गर्मी फील होना मतलब ही कूलिंग इफेक्ट। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसको भी सेव करेंगे प्लीज, फिर लास्ट पॉइंट लेंगे, वीडियो क्लोज कर देंगे। हो गया? अब लास्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी लगेगी कि लिक्विड का गैस बनाया जा सके, उसी एनर्जी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या कुछ लोग इसको हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट of heat energy required to evaporate। अब यहाँ evaporate लिखो या vaporize लिखो, दोनों चलेगा। अब evaporate लिखा तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, required to evaporate 1 mole of a liquid at its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया मतलब वेपराइज लिखो या इवेपोरेट लिखो। चलो, पॉइंट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड अवस्था का, इसमें कितनी हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो ये H2O बन जाएगा गैस की अवस्था का। तो 40.6 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। अब ऑब्वियस सी बात है, एक मोल के लिए इतने किलोजूल की एनर्जी लगेगी, वो भी कब? 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब 100 डिग्री तक गर्म करने के लिए उसको इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा, तब लिक्विड H2O बन जाएगा गैस का H2O। सिमिलरली बेंजीन बोले तो C6H6, इसको लिक्विड से गैस में बनाना है बेंजीन। टेम्परेचर कितना लगता है यहाँ पर? टेम्परेचर यहाँ पर लगेगा 80 डिग्री सेल्सियस, और जो हीट एनर्जी लगेगी वो रहेगी 30.8 किलोजूल पर मोल। 80 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 30.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी लगेगी। सिमिलरली इथेनॉल बोले तो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल लिक्विड, ये भी लिक्विड अवस्था का, बेंजीन गैस की अवस्था का, लिक्विड इथेनॉल, फॉर्मूला बोले तो C2H5OH, राइट। इसका बनेगा इथेनॉल वेपर्स या फिर गैस की अवस्था। इसके लिए टेम्परेचर लगता है 78 डिग्री सेल्सियस, और जो एनर्जी लगती है वो है 39.2 किलोजूल पर मोल। अब एक मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? एक मोल में रहते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एक मोल पानी को, एक मोल लिक्विड पानी को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी लगेगा, हीट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इतनी। बेंजीन के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन 30.8 किलोजूल पर मोल, इथेनॉल के लिए 39.2। अब यहां पर देखिए किसके लिए ज्यादा लग रही है? वाटर के लिए ज्यादा लग रही है। इसका मतलब वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है?
ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ इथेनॉल। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे बॉइलिंग, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, लिक्विड के 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसमें वेपर प्रेशर भी आता है। वो मैं वेपर प्रेशर इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए बाकी बचे हुए पॉइंट्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसको सेव कर लेंगे प्लीज़।